राजस्थान की राजनीति में हाई कमान कौन? ये सवाल बहुत चर्चा में रहता था, लेकिन आज जवाब दिया है शांति धारीवाल ने, जो गहलोत गुट के बताए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हाई कमान राजस्थान में सिर्फ एक है और वह है अशोक गहलोत। यह सुनकर हर कोई हैरान होगा और उम्मीद करी जा रही होगी कांग्रेस के आलाकमान द्वारा कि इस मामले पर कार्रवाई की जाए। क्यों? क्योंकि आप समझिए, राजस्थान की राजनीति में और बाकी राज्यों की राजनीति में जहां कांग्रेस पार्टी संगठन के नजरिए से चलना चाह रही है, गुटबाजी खत्म करना चाह रही है, वहीं राजस्थान के अंदर अब भी गुटबाजी चरम पर है, जबकि ये सत्ता में नहीं है। तब यह हाल है। सत्ता में आ जाएंगे तो क्या होगा, यही सोच सोच कर यहाँ पर कांग्रेस के समर्थकों का मन घबराता है। लेकिन इस बीच हाईकमान वाला जो बयान सामने आया वो बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि डोटासरा के उससे पहले जो बयान थे वो ऐसा लग रहा था कि वो अपने संगठन को लेकर बातचीत रख रहे हैं, संगठन को आगे रख रही हैं। लेकिन यहां पर गहलोत गुट के करीबी कहे जाने वाले शांति धारीवाल और संदीप चौधरी के भी बयान का अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने सीधा कह दिया कि मतलब कांग्रेस के लिए तो राजस्थान में गहलोत ही है जो कुछ यहाँ पर। जो भी आता है तो अगर एक कदम जयपुर में रखेगा तो एक कदम गहलोत के बंगले पर नजर आता है उसका। तो ये बहुत बड़ा बयान, स्टेटमेंट माना जा रहा है। और एक और सवाल यहां से निकल रहा है कि पहले जब हम खबर करते थे तो ऐसा लगता था कि दो गुटों के बीच तीसरा नेता कौन बनेगा, वो चर्चा होती थी कि पायलट और गहलोत के बीच लड़ाई है, तो क्या पता इनकी लड़ाई खत्म करने के लिए कांग्रेस किसी तीसरे को मौका दे दे। लेकिन अब लग रहा है कि गहलोत और डोटासरा के बीच लड़ाई है, तो इनकी लड़ाई खत्म करने के लिए किसी तीसरे यानी सचिन पायलट या टीकाराम जूली को कहीं मौका ना दे दे। तो ये चर्चा भी शुरू हो गई। इसी चर्चा का हिस्सा बनने हमारे साथ हमारे खास सहयोगी राकेश मोहन सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बदलते घटनाक्रम को और राजस्थान के हाई कमान को लेकर जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें कोई कार्रवाई का भी मामला जुड़ सकता है? क्योंकि ऐसी आंतरिक बयानबाजी किसी एक नेता को ही इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, जबकि आपको संगठन को आगे रखना चाहिए। उससे 24 घंटे पहले ही गहलोत ने एक अलर्ट जारी किया था कि आप बयानबाजी करें लेकिन लक्ष्मण रेखा पार ना करें। तो वो पार तो शांति धारीवाल ने ही कर दी है। अब इसको आप कैसे देख रहे हैं? कार्रवाई होगी या उनकी तारीफ होगी? क्या होगा यहाँ पर इसमें आगे? देखिए दीपक जी, शांति धारीवाल ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं अपने नेता को बड़ा दिखाने वाला एक बयान है, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत को चाहे डोटासरा हो वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से घेर रहे हो, या पूर्व ओएसडी हो लोकेश शर्मा, उन्होंने उनको स्वघोषित चौथी बार का मुख्यमंत्री बता दिया। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का राजस्थान में समय तो अब बुरा शुरू हो ही गया है, क्योंकि अशोक गहलोत को ये बात और समझ में आ गई है कि अब नेता जो है, राज्य स्तर के नेता जो है, वो उनके पक्ष में या उनके काबू में नहीं बचे हैं। वो धीरे धीरे अब बाहर हो रहे हैं। इसका बड़ा एक कारण ये भी है दीपक जी कि कहीं ना कहीं सेंटर से मैसेजिंग जरूर हो रही है राजस्थान के भीतर कि जो भी है राजस्थान में पार्टी संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष है या कमेटी है और दिल्ली आला कमान है, कोई भी तीसरा या चौथा व्यक्ति राजस्थान में उस पोजीशन पर नहीं है जो फैसले ले सके, या इस पोजीशन पर भी नहीं है जो टिकटें दिलवा सके। तो देखिए, राज्य स्तर पे यही होता है कि अगर कोई एक पक्ष बहुत अधिक मजबूत होता है तो ये माना जाता है कि उसकी सेंटर में बहुत चलती है, संगठन स्तर पर वो बड़े फेरबदल करा सकता है या बड़े फैसले बदलने में उसकी एक अपनी अलग भूमिका हो सकती है। लेकिन अशोक गहलोत को लेकर अब ऐसा लग रहा है कि वहां के नेता ये समझ चुके हैं कि अशोक गहलोत की खुद की नैया बीच भंवर में फंस गई है। अब ये हमारे को क्या किनारे लगाएंगे, खुद किनारे लग जाए तो बड़ी बात है। अब इसी बात को ओवरकम करने के लिए जो ये शांति धारीवाल सभी के नेता है, ये बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गहलोत पक्ष का इनको बताया भी जाता है। लेकिन धारीवाल जैसे नेताओं के बयानबाजी से ये फायदा अशोक गहलोत को होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को नुकसान ही देगा, क्योंकि बयानबाजी बढ़ेगी, आपसी गुटबाजी बढ़ेगी, एक दूसरे को लोग धूल धसरित करने में लगेंगे, जूतम पैजार बढ़ेगा। इससे तो अशोक गहलोत के लिए बहुत सुंदर स्थिति, ये शांति धारीवाल टाइप जो नेता है उनके मुंह से निकली बातें बहुत सुंदर स्थिति पैदा नहीं कर रहे। तो अशोक गहलोत को भी सचेत होने की जरूरत है, कहीं शांति धारीवाल सरी के नेता उनका बड़ा
नुकसान ना कर दे, और कहीं ना कहीं शांति धारीवाल या अशोक गहलोत खुद भी बुलवा रहे हो तो इसमें अतिशयोक्ति ना हो। जी दीपक जी। जी। लेकिन जिस तरीके की स्थिति बन गई है उसमें जैसे हम पहले भी चर्चा करते थे कि पायलट और गहलोत गुट से उभरने के लिए किसी तीसरे नेता को कांग्रेस आगे कर सकती है, तो एक समय पर लगा गोविंद सिंह डोटासरा वो विकल्प बनते दिख रहे हैं, जबकि वो एक ऐसे समय में उनको पद मिला था जो कि हालात ही ऐसे बन गए थे, और उसके बाद जो उन्होंने स्थिति संभाली, लोकसभा चुनाव में भी काफी अच्छा प्रदर्शन राजस्थान का रहा, तो तारीफ यहाँ भी होनी चाहिए। उपचुनाव कुछ हुए वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन था। वो अलग बात है कि सरकार रिपीट नहीं करा पाए, जबकि उसमें उनकी भी गलती नहीं दी जा सकती, क्योंकि राजस्थान की जनता का मन ही ये रहता है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। चाहे बीजेपी ने कितने बड़े नेताओं को मौका दिया हो, वो भी नहीं कर पाई ये कमाल। लेकिन अब बात हो रही है कि इससे उभरने के लिए कांग्रेस क्या देखेगी और दिल्ली हाईकमान क्या देखेगा कि इस पूरे मामले को कैसे शांत किया जाए। जब भी इस मामले पर दिल्ली हाईकमान की ओर रुख किया जाता है, तो वो तो ये कह देते हैं कि बीजेपी वाले जानबूझकर इस मामले को उठा रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में बाकी नेताओं को बोलने की इजाजत नहीं होती। जो भी फैसला होता है दिल्ली से होता है, पर्ची के द्वारा होता है, रिमोट कंट्रोल के द्वारा होता है, लेकिन हमारे में सबको आजादी है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता शेर है तो दहाड़ेगा, लेकिन ये दहाड़ कई बार नुकसान अपनों को ही दे जाती है। तो इसको कैसे रोका जाए सर? देखिए, ये बयानबाजियां चल रही है, भले ही कांग्रेस ये बोले कि दूसरे दल में पर्ची से नेता चुने जाते रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हर दल में पावर ऑफ सेंटर होता है। जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी में एक पावर सेंटर बन गई थी, किस तरीके से उनको ठिकाने लगाया दिल्ली ने, ये सबने देखा। उनके जूनियर, काफी जूनियर को, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया, वो ठिकाने लग गई। आज वो इस स्थिति में नहीं है कि जाकर अपने क्षेत्र के लोगों के काम करा सके, और खुद इस सार्वजनिक मंच पर उन्होंने इस बात को बोला। हालांकि बाद में सफाई दी, उपाध्यक्ष है बीजेपी की, लेकिन बीजेपी में उपाध्यक्ष का कितना काम है आप और मैं सब जानते हैं। तो कोई भी दल हो दीपक भाई, इससे अछूता नहीं रहा है, वो पावर सेंटर बनने नहीं देना चाहता। ठीक यही स्थिति अब कांग्रेस भी फॉलो कर रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत एक पावर सेंटर बन गए थे, और अब पार्टी आला कमान सीधा मैसेजिंग ये दे रही है कि अशोक गहलोत कुछ नहीं है, वो भी एक पार्टी के वर्कर है जैसे तमाम पार्टी के वर्कर है। क्योंकि देखिए, कर्नाटका ने इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा, आपसी गुटबाजी का, क्योंकि पावर, जहां जहां देखिए पावर सेंटर बनेंगे वहां वहां कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। मध्य प्रदेश में देखिए सरकार क्यों चली गई। मध्य प्रदेश में सरकार इसीलिए चली गई थी, पावर सेंटर वहां पे सिंधिया और कमलनाथ हो गए। कमलनाथ कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे, और सिंधिया क्या बोलते हैं, कुर्सी चाह रहे थे प्रदेश अध्यक्ष से, वो इतने मुतमईन नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी उलझन कांग्रेस के साथ लंबे समय से रही है, और उसी से बचने के लिए अब अशोक गहलोत जो एक पावर सेंटर राजस्थान में बने हैं, उनको धीरे धीरे ओवरकम किया जा रहा है। और कांग्रेस इस बात को भली भांति समझ गई है कि पार्टी को प्रथम लेकर चलना पड़ेगा। अगर पावर सेंटर को प्रथम लेके चले तो पार्टी सत्ता में कभी नहीं आ पाएगी। इसीलिए अशोक गहलोत जैसे नेताओं को पार्टी शांत करने में लगी है। जी दीपक। देखिए सर, चुनाव जब भी नजदीक आता है तब भी शायद ही कोई ऐसा चुनाव छूटा हो जिसमें कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पाला बदल करके बीजेपी की तरफ ना गया हो। साल 2028 के चुनाव को लेकर भी सियासी माहौल अभी से बनना है। कांग्रेस के अंदर तीन चार चेहरे, तीन चार ऐसे अलग अलग गुट बन गए हैं जो अपनी अपनी उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो निराशा हाथ लगेगी। और ऐसा कौन सा चेहरा लग रहा है जो भविष्य में कल को बीजेपी के करीब नजर आ सकता है? क्योंकि एक समय पर आरोप गहलोत पर भी लगे, एक समय में आरोप पायलट पर भी लगे, ऐसी स्थिति बन ही जाती है। और जैसा कि आपने सिंधिया का जिक्र किया, या गुजरात में हार्दिक पटेल का जिक्र करें, पंजाब में सुनील जाखड़ का जिक्र करें, तो ऐसे बहुत सारे राज्यों का हम जिक्र कर सकते हैं जहां पर कोई ना कोई ऐसा चेहरा चुनाव से पहले सामने आता है और अचानक से बीजेपी की तरफ झुका नजर आता है। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये एक रात की प्लानिंग नहीं थी, ये प्लानिंग कई वर्षों की थी, ये प्लानिंग कई रातों की थी, जिसका फल आज बीजेपी उठाएगी। अब जिस तरीके की स्थिति राजस्थान में बनी है, इन बयानबाजियों का असर किसी न किसी नेता की मानसिक स्थिति पर ही पड़ सकता है, ताकि वो ये सोचेगा कि मेरी कितनी कदर हो रही है, मेरे खिलाफ बयानबाजी हो रही है। अगर आप
गोविंद सिंह डोटासरा की बयानबाजी को ही देखें तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, जो बीएपी के कार्यकर्ता गहलोत के सामने पार्टी में अपना आने का फैसला सुना रहे थे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है। तो कितनी बड़ी फजीहत थी कि आप एक पद पर हैं, उस पद का सम्मान मान्यता रखते हुए आपके रहते हुए जो है आदेश के बाद ही किसी ऐसा कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए था जहां पर कार्यकर्ताओं का स्वागत होता, नेता का स्वागत होता। लेकिन वो ना करते हुए गहलोत ने अलग से अपना ब्रांडिंग कर लिया, जिसका उन्होंने डोटासरा नाराजगी जताई और ब्रांडिंग शब्द का जिक्र किया। फिर उसके बाद जब ये बयानबाजी संगठन के नजरिए से थी, तो संगठन में सबसे ऊंचा हाईकमान राजस्थान में कौन, गहलोत, ऐसी बयानबाजी हो रही है। शांति धारीवाल का जिक्र अगर हम करें, साल 2022 और 20 के समय भी हमने कवर किया, तो पता चला उस समय गहलोत के साथ जो सबसे मजबूती के साथ पीछे खड़े नेताओं में से नाम गिने जाते थे, उसमें कभी शांति धारीवाल के नाम भी गिने जाते थे 2022 के इस्तीफे प्रकरण में, खास तौर पर। तो बहुत बड़ी स्थिति ये बना रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब क्या किसी नेता को ऐसा लगेगा कि मेरी यहां पर ज्यादा तवज्जो नहीं है और बीजेपी किसी नेता को लेकर मौका परस्त बन सकती है कि इनको इस समय ऑफर दिया जाए तो ये हमारे साथ आ सकते हैं। बीच में पायलट को बहुत ऑफर दिए जा रहे थे, ऐसा कौन सा नेता नजर आ रहा है सर जो भविष्य में कल को बीजेपी के साथ दिख सकता है और कारणों के साथ दिख सकता है? देखिए किसी का भी ये कहा नहीं जा सकता है दीपक भाई कि कौन कब चला जाए। लेकिन जो दो तीन नाम लिए आपने, जैसे सचिन पायलट का नाम लिया, तो सचिन पायलट पर संदेह की एक स्थिति ये, क्योंकि देखिए अशोक गहलोत का समय पूरा हो चुका है। अशोक गहलोत जाते भी है तो उनको बीजेपी क्या देगी। जैसे आपने सुनील जाखड़ का नाम लिया, या कैप्टन अमरिंदर सिंह, देखिए पंजाब में क्या कर रहे हैं। बेचारे कई बार दुख बयां कर सकते हैं कि उनसे कुछ पूछा ही नहीं जाता। कांग्रेस में उनसे पूछा जाता था। तो जो संदेह की स्थिति लगती है वो सचिन पायलट को लेकर बिल्कुल लगती है, क्योंकि सचिन पायलट के ऊपर बीजेपी का जो राज्य स्तर का नेतृत्व है वो कई बार डोरे डाल चुका है, कई बार कह चुका है कि सचिन पायलट एक सुलझे हुए नेता है। अगर सचिन, लेकिन ये भी स्थिति तब बनेगी दीपक भाई जब इस प्रदेश में अगर कांग्रेस जीतती है और उनको कोई मन लायक चीजें नहीं मिलती है, या मन के विपरीत चीजें मिलती है, या जितनी वो मेहनत करते हैं उसके हिसाब से चीजें नहीं मिल पाती, तब सचिन पायलट एक बार को जा सकते हैं, क्योंकि लंबा राजनीतिक भविष्य है। और वो अपने आप को हिमंता बिस्वा शर्मा की तरह भी देख सकते हैं कि जैसे देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा गए कांग्रेस से, बड़े नेता थे कांग्रेस में, और गोगोई साहब की सरकार में बड़े पदों पर रहे, होम मिनिस्टर तक रहे असम के, और तमाम बड़े बड़े पदों पर असम के रहे, रसूखदार नेता थे। लेकिन वो चले गए, उसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई है। तो ऐसा सचिन पायलट भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब सचिन पायलट को उनको मन लायक, या जो भी वो चाह रहे हैं, या उनके मेहनत के परिप्रेक्ष्य में या समानांतर उनको मेहनत का फल अगर नहीं मिलेगा तो वो जरूर निकल जाएंगे कांग्रेस से। सर एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि अभी राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और इस बीच भजनलाल सरकार पर लगातार यही आरोप लग रहे हैं कि चुनाव नहीं करवा रही है, डर रही है कहीं ना कहीं। अब इतना ही डर है और बीजेपी के नेता एक तरफ यहाँ पर गुटबाजी जो चल रही है कांग्रेस में उसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो मतलब कांग्रेस बीजेपी को, बीजेपी कांग्रेस को दिखा रही है कि कौन पीछे है। लेकिन असल में पीछे कौन है और फ्रंट फुट पर कौन नजर आ रहा है, कौन ज्यादा मजबूत है? क्या सत्ता पक्ष मजबूत नजर आ रहा है या विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है इस समय? देखिए अभी की बात करें तो देखिए जो सत्ता में है वही आगे नजर आता है, और उसको एक थोड़ा तो पॉलिटिकल एज मिलता ही है। विपक्ष के सामने चुनौतियां बहुत होती है, उसको कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलना है, मैनेज करना है, फंड्स ऑर्गेनाइज करने हैं, तमाम चुनौतियां विपक्ष के सामने रहती है। लेकिन सत्ता पक्ष के पास पूरी सरकार की मशीनरी रहती है, कथित तौर पर फंड रहता है, जो पार्टी सत्ता में होती है उसको हाथ बटाने वाले या चंदा देने वाले कई लोग होते हैं। तो और मुद्दों के आधार पर भी सत्ता पक्ष में फैसले लेने की ताकत होती है। इसको कुछ ऐसा समझिए कि भले ही बिहार में प्रशांत किशोर ने कितने ही अच्छे वादे क्यों ना किए हो, कितना ही बेहतर ब्लूप्रिंट, जब मूल चुनाव था नवंबर वाला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्यों ना किया हो, लेकिन सत्ता पक्ष के पास ये पावर थी कि वो 10,000 रुपए इशू कर सकती है, तो उसने 10,000 इशू किया, पूरा पॉलिटिकल गेम पलट गया। तो देखिए फ्रंट फुट पे तो हमेशा से वही रहा है जो सत्ता में रहा है, उसके पास फैसले लेने की ताकत है, फैसले लागू करने की ताकत है,
और पूरी मशीनरी की ताकत है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो फ्रंट फुट पे तो अभी सत्ता पक्ष ही है। जी दीपक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहम जानकारी देने के लिए दर्शकों को। लेकिन अब आगे की स्थिति क्या बनती है? कांग्रेस पार्टी में बयानबाजी ऐसी हो रही है जो लक्ष्मण रेखा पार कर रही है। उसके आधार पर कांग्रेस आलाकमान भी क्या जागता है? क्या राहुल खरगे सोनिया इस मामले पर कोई कड़ा एक्शन लेकर किसी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? क्योंकि कई बार जरूरी हो जाता है। सचिन पायलट का ही एक स्टेटमेंट था कि हर गलती सजा मांगती है। तो यहाँ पर गलतियां हो रही हैं, पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी हो रही है, लेकिन उसकी सजा क्या होगी देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।